नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। आज हम कुछ ऐसी कहानी देखेंगे जो खुद लोगों ने बयान की है, ऐसी कहानियों जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ ऐसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या भूत प्रेत आत्मा सचमुच सिर्फ कल्पना है या फिर वह सच में होते हैं। क्या यह कहानी सच है या फिर एक बनी बनाई बातें। शुभ नाम का एक लड़का क्लास 5th में था। बिलासपुर नाम के शहर में अपने परिवार वालों के साथ बड़े अच्छे से रहता था। अब जितने भी रिश्तेदार थे ना इन लोगों के, वो ज्यादातर छोटे छोटे गांव में रहते थे। इसलिए जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो गांव वाले उन रिश्तेदारों को ऐसा हो जाता था कि हमको बिलासपुर जाना है, क्योंकि बिलासपुर तो शहर में बढ़िया अपनी गर्मी की छुट्टी मनाएंगे। अब जब कभी भी इन लोगों के रिश्तेदार बिलासपुर आते थे तो शुभ बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि केवल रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार के बच्चे भी आते थे, यानी कि शुभ के कजिन्स लोग आएंगे तो किसको खराब लगेगा, क्योंकि कजिन दोस्तों जैसे होते हैं। सब मिलजुल के बढ़िया बाहर खेलने जाते थे, घूमने जाते थे। ऐसा टाइम पास होता था पूरी गर्मी की छुट्टी में कि कैसे गर्मियां निकल गई पता ही नहीं चलता था। ऐसे ही भाई एक बार की बात है, जब ये शुभ 5वीं क्लास के एग्जाम दिया था और छुट्टियां चल रही थी, तो गांव से उसके 2 कजिन आए, यानी पूरा परिवार आया उनका। मैं बच्चों के ऊपर कहानी है ना, तो बच्चों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो 2 बच्चे आए इनके घर पे। एक का नाम था दीपाली, लड़की थी, और एक का नाम था श्रेष्ठ, ये लड़का था। और शुभ की सबसे ज्यादा इनसे ही बनती थी। जब ये लोग इनके घर पर आए तो शुभ ने बोला कि यार हम लोग तो बहुत मजे करेंगे, और इस बार अपने घर वालों, अपने पेरेंट्स को नहीं बताएंगे कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। मैंने ढेर सारी जगहों के बारे में पता करके रखा हूँ, बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। मतलब शुभ हो गया ओवर एक्साइटेड। इसी ओवर एक्साइटमेंट के चलते वो अपने दोनों कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर को घुमाने के लिए रोज शाम को अलग अलग जगह ले जा लेता, जिस जगह के बारे में खुद शुभ को नहीं पता है, सिर्फ सुना हुआ है। 5वीं में पढ़ने वाले बच्चों को कितना कुछ पता रहेगा यार, सुन लिए तो करना है। जब इतने बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका ऐसा ही रहता है कि कोई कुछ कर रहा है तो हमको भी करना है। यही तो होता है बचपन। शुभ के अंदर भी था। अपने कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर को कहीं पे भी लेके चले जाता, घुमाता फिराता, फिर घर पे आ जाते। बढ़िया से 8 दिन कट गए इनको आए हुए। अब रिटर्न जाने के मुश्किल से 4 या 5 दिन बचे रहे होंगे। शुभ बोलता है कि तुम लोग कभी भी जा सकते हो, तुम्हारे मम्मी पापा घूमना बंद करा सकते हैं। भाई एक काम करते हैं, मैं अभी तक तुम लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह लेकर नहीं गया हूँ। एक बढ़िया वाला अबंडेंट हॉस्पिटल है, मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल जो कि वीरान हो चुका है, वहां पर घूमने के लिए चलते हैं। वहां पर जाकर क्रिकेट खेलेंगे। अब दीपाली और श्रेष्ठ दोनों को भी क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, और शुभ को तो था ही। जैसे तैसे करके इसने उन दोनों को मनवा लिया और बोला कि भाई रोज की बात अलग थी, आज किसी भी कंडीशन में, खासकर मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। दीपाली बड़ी एक्साइटेड होकर पूछती, क्यों शुभ, ऐसा क्यों नहीं पता चलना चाहिए? तो शुभ बताता है, दरअसल ना आसपास के सब लोग कहते हैं कि उस हॉस्पिटल के पास किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, बच्चों को तो आस पास भी नहीं भटकना चाहिए। वहां पे लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब क्या गड़बड़ी है मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। क्या ही गड़बड़ी होगी यार, ऐसी जगह पर जाकर खेलने में कितना मजा आएगा ना। अपने बैट बॉल तैयार रखेंगे, बढ़िया से जाएंगे 5 साढ़े 5 बजे के आसपास, 1 घंटे खेलेंगे किसी को बिना बताए, और फिर लौट कर आ जाएंगे। क्या तकलीफ है, एक एडवेंचर भी हो जाएगा। दोनों खुश हो गए, दीपाली श्रेष्ठ दोनों खुश हो गए कि चलो कुछ एडवेंचरस करने जा रहे हैं। छोटे बच्चों को एडवेंचर क्या समझते हैं, उनके लिए तो यही सब होता है ना, जो पेरेंट्स ने मना कर दिया वही कर दिए, तो एडवेंचर कर लिए लाइफ में, कुछ बड़ा तीर मार लिए। हो गई शाम को बन गई थी चाय कॉफी। बच्चों को बोल रहे थे, बच्चों चाय कॉफी पी लो फिर खेलने के लिए जाना, लेकिन नहीं, बच्चों के मन में तो इतनी एक्साइटमेंट, रुकने को तैयार नहीं। उठाए अपना बैट बॉल और निकलने लगे। पीछे से शुभ की मम्मी पूछती, अरे किधर चले बैट बॉल उठा के, तुम लोग तो ऐसे दौड़ दौड़ के खेलते हो ना। ये बोलता है, नहीं मम्मी, आज हम लोग वो पीछे वाले ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मजा आएगा हम लोगों, मेरे 1-2 दोस्त और आ रहे हैं। मम्मी ने बोली, देखो बच्चों थोड़ा संभल कर खेलना। ये खुश हो गए और निकल गए। ऐसा था ना भाई, पैदल चलते चलते ये लोग अपने घर वाले एरिया से लगभग 2.5-3 किलोमीटर आगे आ गए। अब बच्चे थे, चल रहे थे मस्ती करते करते, बातचीत करते करते, थोड़े ठहर जा रहे थे। इस वजह से हो गई पूरी
रात वाला माहौल, मतलब अंधेरा हो गया। लगभग 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। गर्मियों के टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे ही अंधेरा होने लगता है। घर पे चिंता कि तीनों बच्चे कहाँ चले गए भाई, 5:30 बजे के निकले हुए हैं, ऐसी कौन सी खिलाई हो रही है इन लोगों की, पीछे वाले ग्राउंड में जाकर देखते हैं भला। शुभ के पापा अपना शर्ट पहने और पीछे वाले ग्राउंड तरफ जाकर देखने लगे, तो क्या पाए कि यहाँ पर तो कोई और ही बच्चे खेल रहे हैं। इन बच्चों से पूछे कि अरे बच्चों, शुभ आया है क्या, उसके कजिन्स लोग आए थे क्या खेलने के लिए? तो बोलते नहीं अंकल, शुभ नहीं आया, आज हमको मिला ही नहीं। इसके पापा का दिमाग का पारा फिर गया कि शुभ किधर तरफ घूमने के लिए चले गया। उसके पापा घर पर आए और बाजू में एक लड़का था, मतलब यही कोई 15-16 साल का, उससे बोले कि जा भला शुभ को ढूंढ के कहाँ कहाँ वो खेलने के लिए जाता है। बच्चा गया है, ढूंढ रहा है, कुछ अता पता नहीं, शुभ मिला ही नहीं। बच्चा घूम फिर के 9 बजे के आसपास आया, बोला कि नहीं अंकल, शुभ और उसके कजिन्स लोग नहीं मिले हैं। यहाँ पे घर पे सबकी चिंता चल रही कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कहाँ चले गए हमारे बच्चे, हड़कंप मच गई है, पुलिस स्टेशन जाए क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में ही कट टू, शुभ कहाँ पे था, उसके साथ क्या हो रहा था, अब मैं आपको बताता हूँ। शुभ और उसके कजिन्स पहुंच गए उस अबंडेंट हॉस्पिटल के ग्राउंड में, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि बच्चे वहां पर जाएंगे। वहां पर पहुंचकर बच्चे क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते श्रेष्ठ ने घुमा के बॉल मारा। बॉल इतनी जोर से उसने कहीं मार दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस ग्राउंड में लोग आते जाते नहीं थे, इसलिए घास फूस पेड़ पौधे थोड़ी ज्यादा उग गए थे। थोड़ा सा शुभ ने जाकर ढूंढा, बॉल उसको मिली नहीं। शुभ ने आवाज लगा, अरे श्रेष्ठ तू भी आ, खाली दीपाली को वहां पर रहने दे, वो बैट देखेगी अपना, कहाँ मार दिया तूने बॉल, अब मेरे साथ मिलके ढूंढ। अब दोनों भैया उस झाड़ियों की तरफ चले गए और बॉल ढूंढ रहे हैं। इस वक्त अंधेरा नहीं हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन से अंधेरे में क्रिकेट की खिलाई हो रही है। जब ये लोग वहां पर पहुंचे थे, यानी कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। मैं तब की बात बता रहा हूँ। गर्मियों में 7 साढ़े 7 बजे भी पूरा अंधेरा नहीं होता है, आपको पता होगा बहुत अच्छे से। हाँ, तो उस समय ये लोग वहां पे क्रिकेट खिलाई शुरू किए थे और बॉल मार दिया था श्रेष्ठ ने। अब बॉल ढूंढ रहे, हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, इसलिए बॉल क्लियर मिल भी नहीं रही है। देखो इतने छोटे बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे थे ये लोग। अचानक से शुभ को दिख गई बॉल। शुभ ने बोला, अरे अरे वो पत्थर के पास पड़ी है बॉल, हमारी लाल कैसी हो गई। दूर से बॉल हल्की हल्की लाल दिखाई दे रही थी। दोनों गए, बॉल को जैसे उठाए हैं तो क्या पाए हैं, उसमें ना खून लगा हुआ है। उनको बड़ा अजीब सा लगा कि बॉल शायद कहीं खून वून के ऊपर आकर गिरी होगी। तो जी हाँ, जहाँ पर बॉल गिरी हुई थी वहाँ पे इतना बड़ा थप्पा खून जैसा था। तो सोचे कि ये क्या है भाई, तो ऐसा पैर से ही, शुभ ने जूते तो पहना हुआ था, तो पैर से ही वो खून वाले थप्पे को साफ करके देखता है कि यहाँ पर किस चीज़ का खून पड़ा हुआ है। तो नीचे पत्थर में किसी का नाम दिखाई देता है। शुभ हो गया शॉक कि जमीन में पत्थर में किसका नाम लिखा हुआ है। तो देखने लगा, नाम क्या था क्लियर ये तो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि काफ़ी पहले का दिख रहा था, लेकिन हाँ नाम लिखा हुआ है। इतने में ही उसका भाई श्रेष्ठ बोलता है कि शुभ, मुझे ये लग रहा है कि ये किसी की कब्र है। शुभ सुन के थोड़ा सा ऐसा चौकन्ना, घबराहट सा जैसा हो जाता है भाई, क्योंकि वो किसी की कब्र में ऐसा पैर से कुछ पोंछ रहा था, तो कोई भी डर जाएगा ना। और फिर शुभ के दिमाग की घंटी बजती है। शुभ श्रेष्ठ की तरफ देख के बोलता है, हाँ यार, मैंने ऐसा सुना था कि इस अस्पताल के ग्राउंड में पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और उसी वजह से इस अस्पताल में भूतिया एक्टिविटी होती थी और लोग आना बंद कर दिए। यह अस्पताल भी उसी वजह से बंद हो गया। श्रेष्ठ बोलता है, तू पागल हो गया है क्या, तू क्या इतनी क्या बचपना कर रहा है यार, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताया, तुझे कब्र दिखाई दे रही है फिर तू ये बात बोल रहा है। थोड़ा सा श्रेष्ठ ने शुभ को झाड़ा, 2 साल बड़ा था श्रेष्ठ इससे, क्लास 7th में था। श्रेष्ठ ने थोड़ा सा झाड़ा है। शुभ कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से दीपाली की जोर से चिल्लाने वाली आवाज आती है, बचाओ भैया। दीपाली श्रेष्ठ से छोटी थी और शुभ की उम्र की थी। बचाओ भैया। अब जैसे दीपाली की इस तरह की इन लोगों ने आवाज सुने, घबरा कर भागे हैं दीपाली की तरफ। भागे तो क्या पाए हैं, दीपाली बेहोश पड़ी हुई है जमीन में। दीपाली, दीपाली क्या हो गया, दीपाली उठ। दीपाली बिल्कुल नहीं उठ रही है और गहरी गहरी सांस ले रही है। इतने में श्रेष्ठ बोलता है
कि मुझे लग रहा है कि दीपाली की तबीयत खराब हो गई है, शुभ इसको उठाकर ले चलते हैं। दोनों लगे हैं छोटी सी लड़की को उठाने में। पतली थी, छोटी हाइट की थी, और दोनों लड़के थोड़े लंबे थे उस उम्र के हिसाब से, अच्छे हेल्दी भी थे, लेकिन उस बच्ची को हिला नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मानो दीपाली उस शाम को पत्थर की बन गई थी। हिला नहीं पा रहे, दीपाली उठ जा उठ जा उठ जा, और वो सिर्फ ऐसे गहरी गहरी सांस ले रही है। अब इन लोग ये कर रहे हैं। उस दिन लकीली कभी ऐसा होता नहीं था, मतलब ऐसा कब हुआ होगा इससे पहले किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस दिन लकीली वहां से एक अंकल जी क्रॉस हो रहे थे। ये हॉस्पिटल है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे रोड तो होगी ना, वो रोड से अंकल जी क्रॉस हो रहे थे, किसी वजह से आए होंगे। अरे भाई, अंकल जी की सीधे नजर पड़ गई इन लोगों के ऊपर। क्या हो गया बच्चों, तुरंत पहुंच गए सब बोलते हुए। अब ये उठाने में लगे हुए थे, वो हिल नहीं रही थी, तो अंकल जी समझ गए कुछ प्रॉब्लम हो गई, लड़की बेहोश हो गई है, बच्ची क्या मालूम क्या दिक्कत है। अंकल जी को पूरी बात बताया, अंकल जी लड़की बेहोश हो गई, हमारी बहन है, उठ नहीं पा रही, आप प्लीज उठाने में मदद कर दो। अंकल जी बोले अच्छा अच्छा साइड में हटो, मैं उठाता हूँ। अंकल जी जैसे उठाने को गए हैं, फट से ऐसा गला पकड़ लिया। अंकल जी लगे हैं छुड़ाने में, बहुत मतलब बहुत कोशिश कर डाले। उसका हाथ यहाँ से ना, इतनी सी बच्ची है 5वीं 6वीं में पढ़ने वाली, उसका हाथ नहीं हिला पा रहे अंकल। बड़े अंकल थे, हेल्दी थे, ज़्यादा उम्र के थे, यही कोई 35-40 साल के आसपास के, हिला नहीं पा रहे उसके हाथ को। फिर अंकल जी के हाथ में किस्मत से पत्थर आया, और पत्थर से उसके हाथ में ऐसे ऐसे करके मार के छुड़ाए हैं। अब ये नज़ारा देखकर अपने श्रेष्ठ और शुभ दोनों घबरा गए कि हमारी बहन को कैसे मार रहे हैं, लेकिन अंकल जी को अपनी जान बचाने के लिए मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके हाथ में पत्थर से मारे, तब जाकर उसने छोड़ी, लेकिन जैसे ही छोड़ी वो उठी और उसी पत्थर से अंकल जी को मारना शुरू कर दी। बहुत बुरी तरह से मारी और अंकल जी को वहीं पर ज़मीन में गिरा दी। अंकल जी वहीं पर ज़मीन में गिर के खून से लोटपोट हो गए, सिर में मारी थी सीधे, और दौड़ते हुए भागने लगी। अब दोनों भाई भी घबरा गए कि कहाँ भाग रही है, वो भी पीछे पीछे भागे। तो क्या पाए कि भागते भागते वो घर के अंदर ही पहुंच गई, अपने घर पे ही, जहाँ पर ये लोग रुके हुए हैं, शुभ के घर पे पहुंच गई। अब इसका ये हालत देख के घर वाले सब समझे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि हाथ में भी चोट के निशान अंकल जी ने पत्थर से मारे थे। शुभ और श्रेष्ठ दोनों घबराए हुए, घर वालों से ज़्यादा बात करने के ये लोग कंडीशन में नहीं थे, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि इसको बचा लो, दीपाली को बचा लो, ऐसा बोल रहे हैं बच्चे लोग। तो घर वाले भी डर गए, जैसे तैसे करके उसको ना सबने मिलकर कंट्रोल किए। ज़्यादा लोग थे ना घर पे, बड़े बड़े, इसको कंट्रोल कर लिए हैं और इसके हाथ पैर दोनों एक पलंग से बांध दिए। बोले क्या हो गया? अब जाके शुभ और श्रेष्ठ ने पूरी बात बताई। शुभ के पापा ने इन लोगों को इतनी डांट लगाए हैं कि तुझे पता था ना कि वहां पर एक कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान के ऊपर वो जो हॉस्पिटल था वो बना हुआ था, वहां पे आत्माएं भटकती थी, फिर वो बंद हो गया था। जब तुझे सब कुछ ये पता था तो तू क्यों अपने कजिन्स को वहां पर लेकर गया, इन बच्चों को? और तू खुद बच्चा है, तू खुद कोई बहुत बड़ा नहीं हो गया, अपने आप को बड़ा साबित करने में लगा हुआ है। ऐसा बोल के ना उसके पापा ने उसको बहुत डांटे, और फिर मम्मी ने रोकी इसको डांटते ही रहोगे या फिर दीपाली के लिए कुछ करोगे भी। फिर इसके पापा गए, एक पंडित जी को बुलाकर लेकर आए। पंडित जी ने इसको देखे और बोले कि नहीं, ये ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, ये बस एक सताई हुई आत्मा है, ये चली जाएगी इसको छोड़ के। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र का रोज जाप करो, सुबह उठते से 11 बार और सोने के पहले 11 बार कर दो, ये ठीक हो जाएगी, इसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस ये चीज़ पंडित जी बोलकर उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ गंगा जल जैसा छिड़के हैं और वो बस एक झटका लिए है और बेहोश जैसी हो गई। पंडित जी ने बोले अब ये होश में आएगी तो नॉर्मल रहेगी, बस आप सोने से पहले ये चीज़ ध्यान से जो मंत्र मैं बता रहा हूँ वो बोल देना और उठने के बाद भी बोल देना, ये ठीक होने लगेगी। वो जो कुछ भी इसके अंदर प्रवेश किया वो छोड़ दिया, चिंता मत करो, तो थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, वो पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा 7 दिनों में। बस पंडित जी ऐसा बोलकर चले गए और रात में इन लोगों ने वो मंत्र पढ़े और सब सो गए और रात में सब कुछ नॉर्मल रहा। ऐसे करते करते 7 दिन निकल गए और इन लोगों का घर जाने का जो प्लान था अब वो कैंसिल हो गया और धीरे धीरे करके पूरे 7 दिन भी बीत गए। लेकिन क्या था, 7वीं रात जब आई है सब लोगों को लगा कि अगले दिन से बच्ची पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे, मंत्र वंत्र पढ़ के वैसे सोने चले गए और अचानक से बच्ची की चीखने की आवाज़ सुनाई दी है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। सब भागते हुए बच्ची के कमरे की तरफ पहुंचे तो क्या पाए हैं कि बच्ची की बॉडी पूरी बहुत खतरनाक तरीके से शिवर कर रही है। अब क्या करें? अब
डॉक्टर ही दिमाग में आया। सब ने फटाफट फ़ोन किए हैं, गाड़ी लेकर कोई पहुंचा है, इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। डॉक्टर ने इसको सुबह तक अपनी ऑब्जर्वेशन में रखे और बोल दिए कि अब ये नहीं बच पाएगी, आप इसको घर लेकर जाइए और जितने भी रिश्तेदार वगैरह सब हैं उनको बुलवा लीजिए। ये किसी भी ट्रीटमेंट का, किसी भी दवाई का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ये बस अब हाथ से निकल चुका है ये केस। घर पे सबका रोना गाना मच गया। फाइनली क्या था, घर लेकर आना ही था। दुनियादारी में सबसे बातचीत हो गई कि बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है। फिर अचानक से शुभ के पापा ने ही बोले कि क्यों ना, जब इतना पंडित जी से हमने किए थे, भले ये ठीक हुई नहीं हुई लेकिन उस समय के लिए पंडित जी ने फर्क डाल दिए थे, 7 दिन तक बच्ची ठीक रही, एक बार पंडित जी को बुलाकर देखते हैं। तो दीपाली के मम्मी पापा ने बोले कि ठीक है बुलाइए। पंडित जी भैया आए हैं। पंडित जी ने देख के क्या बोले हैं कि आप लोग इतना देर क्यों कर दी हमको बताने में, ये जो आत्मा है इसके अंदर, उसने किसी और आत्मा को आमंत्रित कर ली। अब इसके शरीर में जितना हम समझ पा रहे हैं 11 आत्माओं का वास हो गया है। अब इस बच्ची को अगर सचमुच में आपको बचाना है तो इस शहर की सीमा से बाहर निकल जाइए और अपने गांव में चले जाइए। 30 दिनों तक इस बच्ची को घर से बाहर मत निकलने देना। आप जैसे इस शहर की सीमा से बाहर निकलोगे, बच्ची को मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस फील होंगे। 30 दिनों तक फिर अपने घर पे ही बंद रखना। 31वें दिन, मतलब 31वें दिन या कहो जब भी कहो, नेक्स्ट पूर्णमासी पड़ेगी 30 दिन के बाद वाली, उस दिन घर के नियरेस्ट सबसे नज़दीकी कुएं में इस बच्ची को डुबकी मरवा देना। डुबकी मार के ऐसा बाहर निकल जाना चाहिए। वो कैसे भी आप करवाएं कुएं में डुबकी, वो आप जाने। जैसे ही बच्ची उस कुएं में डुबकी मार लेगी, रात में अपने परिवार वालों को छोड़कर कोई इंसान ना देखे, कोई दूसरा इंसान ना देखे, उस कुएं को ढक देना। सुबह होने से पहले बच्ची के डुबकी मारने के बाद कोई पराया इंसान उस कुएं को नहीं देखना चाहिए, वरना वो आत्मा वापस लौट कर आ जाएगी, या तो उसके शरीर में या तो बच्ची के शरीर में वापस। जाइए जाइए, अभी निकलिए फटाफट। इन लोगों ने गाड़ी में डालें सब सामान अपना, बच्ची को डालें और निकल पड़े भैया बिलासपुर के बाहर। सच बता रहा हूँ, बिलासपुर के बाहर जैसे ही पहुँचे हैं ना, बच्ची के शरीर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने लगे, बच्ची ठीक हो रही है। अब इसमें शहर का कोई रिलेशन नहीं है। दरअसल जो आत्माएं थी उनकी सीमा थी, ये शहर तक ही वो आत्माएं सीमित थी। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती है जिनकी लिमिटेशंस होती है, जिनकी बाउंड्रीज होती है, वो हम नहीं समझ सकते, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं। और यहाँ पर पंडित जी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का केस निभा रहे थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, इन्होंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हुए थे लाइफ में, इसलिए उनको इन आत्माओं को देखकर समझ में आ गया था कि इनकी बाउंड्रीज, इनकी लिमिटेशंस क्या थी। और इनकी लिमिटेशंस थी कि ये अपने शहर तक ही सीमित रहेगी, बाहर इनका जोर नहीं चलेगा। बच्ची पहुंची अपने घर पर, 30 दिनों तक घर पर ही रखे। जो नेक्स्ट पूर्णमासी आई उस रात को किस्मत से घर के बाजू में ही कुआं था, गाँव था ना, लेकर गए अपने हिसाब से, जैसे भी डुबकी वगैरह करवाए होंगे। लड़की बाहर निकली है और लड़की काँप रही थी ठंड के मारे। ठंड नहीं थी लेकिन फिर भी काँप रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी ना इतनी। इस कुएं को रातों रात लोगों को बुलवा के ढकवा दिए। सुबह लोग उठे, समझ में नहीं आ रहा है कुआं कहाँ गया। और एक और चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि बच्ची तुरंत, मतलब ऐसे खतरनाक तरीके से ठीक कैसे हो गई। दीपाली पूरी तरीके से ठीक हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और इस पंडित जी ने इतना बड़ा योगदान निभाया कि अब ये केवल एक पंडित जी नहीं रहे, इस परिवार के लिए एक देवता रूपी इंसान हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि शुभ ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला आज भी जब भी मैं बचपन की उस घटना को याद करता हूँ तो सिहर सा उठता हूँ। मैं क्या, घर का कोई भी बड़ा इंसान याद करता है तो काँप उठता है कि दीपाली के साथ क्या कुछ हो गया हमारी एक गलती की वजह से। आप ये तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।